डॉक्टर एम के गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSG कॉलेज भरतपुर। BSc पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में हम सेकंड यूनिट के अंदर अभी हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के चैप्टर की स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कॉचीज थ्योरम। इससे पिछले चैप्टर में हमने कॉचीज थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीज की थ्योरम की हमने स्टडी की थी। कॉची थ्योरम और कॉची गॉसर्स थ्योरम, दो थ्योरम्स की स्टडी की थी। अब हम यहाँ पर आज नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे, कुछ कॉची थ्योरम की जो प्रमेय है उसके विशेष एप्लीकेशंस पर विचार करेंगे। कॉची समाकलन सूत्र जो कहते हैं, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विश्लेषी फलनों के अवकलज, मोरार्ज प्रमेय, टेलर्स प्रमेय, लॉरेंट सीरीज, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, इस तरह की थ्योरम्स पर। तो आज हम यहाँ पर जो है फर्स्ट थ्योरम कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीज का समाकलन सूत्र पर विचार करेंगे। तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, कई बार कह देता है प्रूव एंड दैट कॉचीज स्टेट एंड प्रूव कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, तो हमें स्टेटमेंट पर विशेष ध्यान देना है। लेट fz be analytic function in a simply connected domain G, bounded by a rectifiable Jordan curve C and is continuous on C, then for any point z0 of G, fz0 is equal to 1/2 pi eta integration over the contour C fz dz upon z minus z0। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि यदि संबद्ध कंटूर C के अंदर तथा ऊपर fz एक विश्लेषिक फलन है और C के अंदर z0 कोई बिंदु है, तो fz0 इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C fz dz बटे z माइनस z0। देखिए इस तरह से अब हम देखते हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं कोई भी कंटूर C है डोमेन G में, इसके भीतर अब z0 एक पॉइंट ले लिया और उस पर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, उसके नेबरहुड में पॉइंट लेकर के जिसकी रेडियस स्मॉल r ले ली और उसको C1 मान लिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको मान लेते हैं कर्व में। अब चूंकि कॉचीज थ्योरम पढ़ चुके होते हैं, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, पॉइंट्स पर निर्भर करता है, इसलिए कंटूर C के सापेक्ष इंटीग्रल और कंटूर C1 के सापेक्ष इंटीग्रल बराबर होगा, कॉची थ्योरम ये कहती है। तो यहाँ पर हम इसको दोनों में ले लेंगे। अब आप देखिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम इस देखते हैं, तो C1 जो हमने बनाया है, कंटूर C1 बनाया है, मोड z माइनस z0 इज इक्वल टू r, इसकी रेडियस हो जाएगी, ले लिया है हमने, मान लिया है। अब r इतना छोटा है कि वो पूर्णतः C के अंदर है, यानी तो उस पर हमने कर्व ड्रॉ किया है, वो C1 C के अंदर है। इसलिए अब हम न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं कि माना gz इज इक्वल टू fz अपॉन z माइनस z0, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पॉइंट्स पर फिर gz जो नया फंक्शन डिफाइन किया है वो z इज इक्वल टू z0 पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, इसलिए फंक्शन fz अपॉन z माइनस z0, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें fz अपॉन z माइनस z0 आ रहा है, तो इसलिए fz अपॉन z माइनस z0 आ रहा है, तो हमने न्यू फंक्शन z इज इक्वल टू ले लिया और भीतर पॉइंट ले लिया, उस पर हमने ड्रॉ कर दिया। तो C1 और C1 के बाहर और C1 के अंदर एक क्षेत्र बन गया, तो इसलिए gz इज इक्वल टू fz अपॉन z माइनस z0, यह फलन z इज इक्वल टू z0 जहाँ पर इसका मान 0 है के अलावा, z इज इक्वल टू z0 के अलावा C द्वारा प्रबद्ध पूरे क्षेत्र में विश्लेषिक है, केवल z इज इक्वल टू z0 पॉइंट को छोड़ करके। अतः C तथा C1 के द्वारा प्रबद्ध डबली कनेक्टेड क्षेत्र में फलन fz विश्लेषिक फलन होगा। तो अब प्रमेय के अनुसार इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C gz dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 आपका gz dz। अब आप देखिए gz की वैल्यू रख दें, इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C fz z माइनस z0 dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 fz
बटे डी जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। अब देखिए सी तथा C1 दोनों वामावर्त सीमा में लिए हुए हैं। इस प्रकार दाईं ओर का समाकलन r से स्वतंत्र होगा। r चाहे कितना भी छोटा ले लें, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इसमें अब हम उसको कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। एफ जेड जीरो माइनस कर दिया और एफ जेड जीरो प्लस कर दिया, तो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो प्लस एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। अब इनको हमने अलग अलग कर दिया। इजिकल इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड अलग ले दिया और ये दूसरे वाला अलग ले दिया। अब हमने देखिए समाकलन की प्रीमिस से हमें जेड माइनस जेड मोर जेड माइनस जेड जीरो इजिकल टू आर है, इसलिए जेड माइनस जेड जीरो इजिकल टू आर ई रेस टू आइटा थीटा हो जाएगा और डी जेड इजिकल टू आर आइटा ई रेस टू आइटा थीटा डी थीटा हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इजिकल टू एफ जेड जीरो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें समाकलन नहीं है। 0 to 2 लिमिट हो जाएंगी, सर्किल है, और ए डी जेड की वैल्यू रख दी आर आइटा ई रेस टू आइटा थीटा अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू रख दी आर ई आपकी वैल्यू रख दी ई रेस टू आइटा थीटा, तो आर ई रेस टू आइटा थीटा। अब डी थीटा कैंसिल हो गए, 2 पाई आइटा एफ जेड दूसरे की वैल्यू निकाली, तो इसलिए इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इजिकल टू 2 पाई आइटा एफ जेड जीरो। पहले वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दी क्यों दोनों की बराबर है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। नाउ एफ जेड सी के प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन से जेड इजिकल टू जेड जीरो पर भी फलन संतत है। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत एक धनात्मक संख्या डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान है। मोड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल। अब हम आर का जो चयन इच्छानुसार करते हैं, इसलिए आर लेस देन डेल लेने पर असीम का जो दी हुई है अभी वाली कि मोड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए अब हम इसका मोड ले देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो मोड इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड लेस देन इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 मोड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बटे मोड जेड माइनस जेड जीरो मोड डी जेड। इनकी वैल्यू रख देते हैं एप्सिलॉन अपॉन आर। इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C मोड डी जेड। मोड डी जेड उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होता है इंटीग्रेशन में, तो 2 पाई आर, क्यों सर्किल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, आर आर कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन बच गया। अब आप जानते हैं कि एप्सिलॉन टेंस टू जीरो जैसे इसमें डेफिनेशन में रखेंगे तो टोटल का मोड अब हम देखेंगे कि इन मोड अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी और अभी हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से देखते हैं कि मोड इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड, और उसमें 2 पाई आइटा को माइनस कर लिया, 2 पाई आइटा एफ जेड जीरो को, तो सब पर मोड लिया था हमने, तो लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एज एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड माइनस 2 पाई आइटा एफ जेड जीरो इजिकल टू जीरो हो गया। तो यहाँ एप्सिलॉन पर ध्यान देना है, इसलिए एफ जेड जीरो इजिकल टू 1/2 पाइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड बटे डी जेड, इसलिए इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1, तो इसमें एप्सिलॉन जीरो है तो जीरो हो जाएगा, तो एफ जेड जीरो इजिकल टू 1/2 पाइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इस प्रकार कॉसी का फॉर्मूला वापस आ जाता है। दोनों सूत्रों से रखेंगे, समीकरण नंबर 8.1.1 और 8.1.6 से देखेंगे कि एफ जेड जीरो इजिकल टू 1/2 पाइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो की प्राप्ति आती है। इस तरह से हम कॉसी इंटीग्रल फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ कॉसी इंटीग्रल फार्मूला जो थ्योरम है उसमें एफ जेड इज एनालिटिक है
सर्किल सी के अंदर और ऊपर, तो फंक्शन एफ जेड जीरो इक्वल टू जेड जीरो कोई सी के अंदर पॉइंट है तो जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाईटा इंटीग्रेशन ओवर द कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो। ये कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला है जिसको हमने अभी प्रूव किया। नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट इसके लिए फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। आगे हम इसमें ऊपर में भी दी हुई है, उसके लिए रख सकते हैं कि यदि फलन एफ जेड की क्षेत्र जी में विश्लेषित फलन हो और जी में वृत्त C1 सच दैट मोर जेड माइनस जेड जीरो आर हो, अंतर्विष्ट हो, तो एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ जेड जीरो प्लस आर ई रेज टू आइटा थीटा डी थीटा। अर्थात किसी बिंदु जेड जीरो पर एफ जेड का मान वृत्त C1 की परिधि पर इसके मानों के औसत के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध कर सकते हो आप। यहाँ पर सर्किल समीकरण सी का समीकरण दे रखा है कि मोड जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर, इसलिए मोड को हटा देंगे, जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर ई रेज टू आइटा थीटा, इसलिए जेड इक्वल टू जेड जीरो प्लस आर ई रेज टू आइटा थीटा, और थीटा की लिमिट हो गई 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू 2 पाई। तो कॉसी समाकलन सूत्र लगा दीजिए। कॉसी समाकलन सूत्र लगा करके थ्योरम प्रूफ हो जाती है। एक दूसरी थ्योरम भी ऊपर में दी हुई है और उस दूसरी ऊपर में का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यदि दो समवृत्त कंटूर C1 एवं C2 के द्वारा प्रदत्त क्षेत्र एफ जेड पर विश्लेषित फलन है तो जेड जीरो इस क्षेत्र का कोई बिंदु हो तो एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाईटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो माइनस 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस जेड जीरो, जहाँ C1 बाहरी वक्र है। तो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं कॉची समाकलन सूत्र से बहु संबंधित प्रदेश की थ्योरम लगा करके, और आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ कॉची समाकलन सूत्र से ही इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर लेंगे थ्योरम्स को। और नेक्स्ट हम थ्योरम की जो स्टडी करेंगे अब हम कि कॉसी विश्लेषित फलनों के अवकलज, इसकी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टर्म। तो इस तरह से कॉसी समाकलन सूत्र आज हमने प्रूव किया।